नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की। आज हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, अध्याय 5। ये जुड़ा है नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि से, मतलब म्युनिसिपल फाइनेंस एंड म्युनिसिपल फंड। आज ये वो पूरी व्यवस्था है जिससे तय होता है कि भाई शहरों के विकास के लिए रोजमर्रा के कामों के लिए पैसा आएगा कहाँ से और खर्च कैसे होगा। तो हम इस अध्याय के जो मुख्य प्रावधान हैं उनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और हाँ, जहां भी जरूरत महसूस होगी हम जो उपलब्ध सोर्सेज हैं उनके आधार पर जो संशोधन हुए हैं या कोई स्पष्टीकरण है उसको भी शामिल करेंगे। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि राजस्थान में नगरपालिकाएं अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करती कैसे हैं, क्या नियम कायदे हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए सीधे इस अहम अध्याय 5 यानी नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि, इसकी व्यवस्था को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 76 से। ये है राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो नगरपालिकाओं के लिहाज से देखा जाए तो इस आयोग की भूमिका क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी, राज्य वित्त आयोग आप कह सकती हैं कि ये राज्य और नगर पालिकाओं के बीच एक तरह का वित्तीय पुल बनाने का काम करता है। हाँ। इसका जो मुख्य काम है वो है नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसका पुनर्विलोकन करना, मतलब उसको रिव्यू करना। और इस रिव्यू के आधार पर ये फिर राज्यपाल को कुछ खास सिफारिशें, रेकमेंडेशंस देता है। अच्छा, सिफारिशें। हाँ, किस तरह की सिफारिशें? हाँ, इन सिफारिशों में पहली बात तो ये होती है कि भाई राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है, ड्यूटीज हैं, टोल है, फीस है, उनसे जो नेट कमाई होती है, मतलब लागत वगैरह घटा के जो पैसा बचता है, उसको राज्य और नगर पालिकाओं के बीच कैसे बांटा जाए। हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग लेवल की जो नगर पालिकाएं हैं, जैसे नगर निगम है, परिषद है, बोर्ड है, उनके बीच में ये रकम कैसे आवंटित होगी, एलोकेट होगी। बंटवारे की बात होगी। और दूसरी सिफारिश इस बारे में होती है कि कौन कौन से टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस वगैरह नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं, मतलब असाइन किए जा सकते हैं, जिन्हें वो खुद वसूल सकें, या फिर उनके द्वारा विनियोजित, एप्रोप्रिएटेड किए जा सकते हैं, मतलब जिनका इस्तेमाल वो अपने कामों में कर सके। ठीक है। तीसरी अहम सिफारिश होती है राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड देने के सिद्धांतों के बारे में, कि भाई किन प्रिंसिपल्स पर राज्य सरकार इनको आर्थिक मदद देगी। अच्छा, मदद के सिद्धांत। जी। चौथी, ये आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जो भी जरूरी उपाय हो, मेजर्स हो, उनकी सिफारिश भी करता है। और पांचवी बात, अगर राज्यपाल कोई और विषय उनको सौंप दे जो नगर पालिकाओं की मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए जरूरी हो, तो उस पर भी आयोग अपनी सिफारिशें देता है। और ये बात काफी महत्वपूर्ण लगती है कि आयोग की हर सिफारिश और उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसका एक पूरा मेमोरेंडम, एक स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाता है। बिल्कुल, इससे पारदर्शिता रहती है, पता चलता है कि सिफारिशों का हुआ क्या। सही बात है। तो ठीक है, आयोग ने सिफारिशें दे दी। अब धारा 77 ये बताती है कि इन सिफारिशों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। राज्य सरकार क्या कदम उठाती है फिर? हाँ, तो सिफारिशें आने के बाद राज्य सरकार उन पर विचार करती है और फिर विचार करके ये तय करती है कि इनको लागू कैसे करना है। इसमें मुख्य रूप से आप कह सकती हैं 4 बातें आती हैं। पहला तो ये कि टैक्स, ड्यूटी वगैरह से जो नेट कमाई हुई, उसका नगर पालिकाओं को न्यागमन, डिवोल्यूशन कैसे होगा, मतलब राज्य के खजाने से कितना हिस्सा उनको जाएगा। दूसरा, कौन से टैक्स, शुल्क वगैरह नगर पालिकाओं को समुन्निदिष्ट यानी असाइन किए जाएंगे, यानी उन्हें वसूलने का अधिकार मिलेगा। तीसरा, राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड की मंजूरी कैसे और कितनी दी जाएगी। और चौथा, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आयोग ने जो उपाय सुझाए हैं या कोई और उपाय करने हैं, तो वो कौन से होंगे। तो एक तरह से सरकार आयोग की सलाह पर अमल करने का फैसला लेती है। अच्छा, ये तो हुई आयोग की सिफारिशों की बात। पर क्या धारा 78 के तहत राज्य सरकार सीधे भी नगर पालिकाओं की आर्थिक मदद कर सकती है बिना आयोग के? हाँ हाँ, बिल्कुल। धारा 78 राज्य सरकार को ये शक्ति देती है। सरकार समय समय पर नगर पालिकाओं को अनुदान, ग्रांट्स या फिर वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है।
ये सहायता किसी खास काम के लिए हो सकती है और सरकार उसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में निर्देश दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। अच्छा। सरकार ऐसी मदद के लिए स्कीम्स भी बना सकती है, योजनाएं बना सकती है। उनमें कुछ शर्तें, कंडीशंस हो सकती हैं और इन योजनाओं के तहत नगर पालिकाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। और अगर नगर पालिका की कोई एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, वार्षिक विकास योजना है, उसमें कोई स्कीम शामिल है, तो उसके लिए भी सरकार अनुदान दे सकती है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही बुनियादी चीज पर। धारा 79, नगरपालिक निधि यानी म्युनिसिपल फंड। ये तो पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का आधार लगता है। आखिर ये नगरपालिक निधि है क्या चीज? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। हर नगर पालिका के लिए एक नगरपालिक निधि का होना जरूरी है, अनिवार्य है। इसे आप ऐसे समझें कि ये नगर पालिका का अपना खजाना है, एक तरह का ट्रस्ट फंड है जिसे नगर पालिका इस एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रखती है। ट्रस्ट फंड जैसा। जी, इस एक्ट के तहत जितना भी पैसा वसूला गया, चाहे वो टैक्स हो, फीस हो, जुर्माना हो या किसी भी और सोर्स से आया हो, और नगर पालिका को कहीं और से भी जो पैसा मिलता है, वो सबका सब इसी निधि में, इसी फंड में जमा होता है। मतलब सारा पैसा एक ही जगह? हाँ, एक मुख्य निधि में। लेकिन इसके अंदर फिर बंटवारा होता है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इस निधि में जो पैसा आ रहा है रिसीट्स और जो खर्च हो रहा है एक्सपेंडिचर्स, उनको अलग अलग लेखा शीर्षकों, अकाउंट हेड्स में बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसमें जैसे शामिल है पानी निकासी और सीवरेज का खाता, ठोस कचरा प्रबंधन का खाता, सड़क विकास और मेंटेनेंस का खाता, स्लम सेवाओं का खाता, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का खाता, और सरकार अगर कोई और हेड तय करे तो वो भी। और इन सब के अलावा एक जनरल अकाउंट हेड भी होता है। ये बंटवारा क्यों जरूरी है? इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इससे यूजर चार्जेस लगाना आसान हो जाता है, जैसे पानी का बिल, सीवरेज का बिल, और किस सेवा पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है उसका हिसाब रखना भी आसान होता है। पता चलता है कि भाई किस काम पर कितना खर्च हुआ और उससे कितनी आमदनी हुई। अच्छा। हाँ, और यहाँ एक्ट में एक स्पष्टीकरण भी है, वाणिज्यिक परियोजनाओं का मतलब क्या है। तो इसमें बताया है कि नगर पालिक बाजार, मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे दुकानें या कॉम्प्लेक्स बनाना और ऐसी ही दूसरी कमर्शियल नेचर की परियोजनाएं इसमें आती हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि हर अकाउंट हेड को फिर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक राजस्व लेखा, रेवेन्यू अकाउंट, जिसमें रोजमर्रा की आय और खर्च आते हैं, डे टू डे वाले। हाँ, डे टू डे वाले। और दूसरा पूंजी लेखा, कैपिटल अकाउंट, जिसमें संपत्ति बनाने जैसे मतलब लंबी अवधि के खर्च और उससे जुड़ी आय आती है। समझ गया। तो ये निधि बन गई, उसमें पैसा आ गया, खाते भी बढ़ गए। अब धारा 80 ये बताती है कि इस नगर पालिका निधि का उपयोग, यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, किन कामों पर खर्च कर सकते हैं इसे? इसका उपयोग काफी व्यापक है। मूल रूप से इस फंड का इस्तेमाल उन सभी राशियों, भुगतानों, लागतों के लिए किया जाता है जो इस एक्ट या इसके तहत बने रूल्स और बाय लॉज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। मतलब एक्ट के दायरे में आने वाले सारे काम? जी, लगभग सभी। इसके अलावा अगर किसी और कानून के तहत भी नगर पालिका पर कोई भुगतान करने की जिम्मेदारी आती है तो वो पेमेंट भी इसी फंड से किया जाएगा। संक्षेप में कहें तो नगर पालिका के जितने भी वैध खर्च हैं वो इसी निधि से होते हैं। अच्छा, खर्च की बात आई तो फिर नियंत्रण, कंट्रोल का सवाल भी आता है। धारा 81 में भुगतान पर कुछ निर्बंधन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बात कही गई है। क्या मतलब है इसका? क्या निधि से पैसा खर्च करने पर कोई रोक टोक भी है? ये तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जरूरी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो चाहिए ही। तो सामान्य नियम, जनरल रूल यही है कि नगरपालिक निधि से कोई भी पेमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो खर्च चालू बजट अनुदान, करंट बजट ग्रांट में शामिल ना हो। यानी बजट में प्रोविजन होना चाहिए। हाँ, उस काम के लिए बजट में पैसा आवंटित होना चाहिए, और सिर्फ आवंटन काफी नहीं है, उस मद में, उस हेड में पर्याप्त बैलेंस भी होना चाहिए। सफिशिएंट बैलेंस उपलब्ध हो तभी खर्च होगा। लेकिन हाँ, कानून प्रैक्टिकल भी होता है। कुछ ऐसी जरूरी स्थितियां होती हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता। कुछ अपवाद रखे गए हैं, एक्सेप्शंस है, और ये जानना काफी दिलचस्प है कि वो क्या है। बताइए। जैसे मान लीजिए किसी ने ज्यादा टैक्स भर दिया
तो उसका रिफंड करने के लिए बजट की शर्त लागू नहीं होगी। ठीक है। उसको वापस करना है तो उसके लिए भी ये शर्त नहीं है। अगर राज्य सरकार कहती है कि लोक हित में ये काम तत्काल जरूरी है, इसे करो, तो उसके लिए अस्थायी भुगतान, टेम्परेरी पेमेंट किया जा सकता है। बजट का इंतजार नहीं होगा। खतरनाक बीमारियां फैल गईं या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप या ऐसी ही कोई और इमरजेंसी आ गई, उसमें जो विशेष उपाय किए उस पर जो खर्च हुआ, उसके लिए भी बजट की बंदिश नहीं है। एक्ट के तहत अगर किसी को मुआवजा, कंपनसेशन देना है तो वो भी दिया जा सकता है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां भुगतान करना ही पड़ता है, जैसे राज्य सरकार ने आदेश दिया हो, खासकर तब जब नगरपालिका खुद कोई काम करने में फेल हो रही हो, या किसी और कानून की जरूरत हो, या कोर्ट का कोई आदेश आ गया हो, या कोई लीगल अग्रीमेंट हो जिसके तहत पेमेंट करना है। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर वगैरह? उसके लिए भी बजट अनुदान की राह नहीं देखी जाएगी। और स्टाफ की सैलरी? हाँ, वो भी। कर्मचारियों का वेतन है, मजदूरी है, वो तो देनी ही है। और आखिर में अगर बाय लॉज में कुछ और मामले तय किए गए हैं तो उनमें भी छूट मिल सकती है। तो ये अपवाद दिखाते हैं कि किन अर्जेंट और अप्रत्याशित हालात में सामान्य प्रक्रिया से हटकर खर्च किया जा सकता है। धारा 82 में एक खास स्थिति की बात है। लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमण, अर्जेंट पब्लिक वर्क्स के लिए अस्थायी भुगतान। अगर राज्य सरकार कोई बहुत जरूरी काम तुरंत करवाना चाहे तो क्या प्रक्रिया है? हाँ, ये धारा 81 के एक अपवाद का ही थोड़ा विस्तार है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई काम है जो पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत अर्जेंटली किया जाना जरूरी है, तो वो लिखित में एक रिक्वेजिशन भेज सकती है नगरपालिका को सीएमओ के जरिए कि भाई ये काम करो। और सरकार ये भी कह सकती है कि इसका पेमेंट अभी नगरपालिक निधि से कर दो। लेकिन क्या इससे नगरपालिका के अपने काम प्रभावित नहीं होंगे? इसी के लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि ऐसा करने से नगरपालिका के जो रेगुलर काम हैं उनमें कोई अनुचित हस्तक्षेप, अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्य सरकार के काम के चक्कर में नगरपालिका के अपने जरूरी काम ही रुक जाएं। और पैसे का क्या होगा, वो कौन देगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कामों की जो लागत आती है, कॉस्ट, और साथ ही उससे जुड़े जो प्रोपोर्शनेट एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस होते हैं, मतलब उस काम में लगे स्टाफ वगैरह का अनुपातिक खर्च, वो सब राज्य सरकार चुकाएगी। पैसा वापस नगरपालिक निधि में जमा किया जाएगा। तो आखिरकार बोझ राज्य सरकार पर ही आता है। एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या नगरपालिका अपनी ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर भी पैसा खर्च कर सकती है? धारा 83 इसी बारे में कुछ कहती है शायद। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सामान्य तौर पर तो नगरपालिका अपने एरिया में ही खर्च करती है, लेकिन धारा 83 खास परिस्थितियों में इसकी इजाजत देती है। राज्य सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी, प्रायर अप्रूवल। उसके बाद नगरपालिका अपनी सीमाओं के बाहर भी फिजिकल एसेट्स बनाने, उनका सृजन करने और उनके रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए खर्च कर सकती है। लेकिन कोई भी एसेट या कुछ खास? नहीं, कोई भी नहीं। 2 शर्तें हैं। पहली, वो संपत्ति या काम नगरपालिका के कोर फंक्शंस, मुख्य कार्यों से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरी, वो इस एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी होना चाहिए। उदाहरण के लिए? जैसे मान लीजिए शहर के लिए पानी सप्लाई की कोई बड़ी पाइपलाइन डालनी है, या कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, या शहर का कचरा निपटाने के लिए कोई लैंडफिल साइट बनानी है। ये सब शहर की सीमा के बाहर भी हो सकते हैं, तो ऐसे कामों पर खर्च किया जा सकता है। समझ गया। अब धारा 84 एक और तरह के नियंत्रण की बात करती है। विशिष्ट प्रयोजन के लिए निधि का अन्य उपयोग, मतलब ईयर मार्किंग ऑफ फंड। क्या राज्य सरकार किसी खास काम के लिए फंड को लॉक कर सकती है कि ये पैसा सिर्फ इसी काम में लगेगा? हाँ, ये पावर राज्य सरकार के पास है। सरकार एक ऑर्डर जारी करके नगरपालिका को निर्देश दे सकती है कि भाई नगरपालिका निधि का कोई खास हिस्सा, या सरकार से मिला कोई अनुदान, कोई ग्रांट, या किसी खास अकाउंट हेड से होने वाली आमदनी, या किसी टैक्स से होने वाली कमाई का कोई हिस्सा, उसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल करना है। और नगरपालिका को मानना पड़ेगा? जी हाँ, नगरपालिका को उस निर्देश का पालन करना ही होगा। सरकार इस बारे में अलग अलग क्लास की नगरपालिकाओं के लिए नियम भी बना सकती है। इसका मकसद शायद ये सुनिश्चित करना होता है कि कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जैसे सफाई है, पानी है, स्वास्थ्य है, उनके लिए फंड की कमी ना हो। अच्छा, अब निधि से भुगतान की असल प्रक्रिया क्या है? धारा 85 लेखाओं के प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में क्या कहती है? ये धारा काफी छोटी है। ये बस इतना कहती है कि इस एक्ट के जो बाकी प्रावधान हैं, उनको ध्यान में रखते हुए
नगरपालिक निधि से भुगतान उसी तरीके से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया हो, प्रिस्क्राइब्ड हो। मतलब डिटेल्ड प्रोसेस रूल्स में होगी। हाँ, कि पेमेंट कौन सैंक्शन करेगा, चेक पर साइन किसके होंगे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, ये सब बातें नियमों में तय की जाती हैं। ठीक है। अब एक और स्थिति लेते हैं। मान लीजिए किसी खाते में पैसा बच गया है, सरप्लस है, जिसकी तुरंत जरूरत नहीं है, तो उसका क्या होता है? क्या वो पैसा बेकार पड़ा रहता है? धारा 86 अधिशेष धन के विनिधान इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी के बारे में है। नहीं, पैसा बेकार नहीं पड़ा रहता। ये एक अच्छी व्यवस्था है। अगर किसी अकाउंट हेड में सरप्लस पैसा जमा है, जिसकी तुरंत या नज़दीकी भविष्य में ज़रूरत नहीं है, तो उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार इस सरप्लस पैसे को पूरा या उसका कुछ हिस्सा नगरपालिक निधि के ही किसी दूसरे अकाउंट हेड में ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां उसकी ज़रूरत हो। कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, ये ध्यान रखना जरूरी है। नगरपालिक निधि का जो वाणिज्यिक परियोजना लेखा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट अकाउंट, उसमें जमा सरप्लस पैसा सामान्य लेखा जनरल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब दुकानों या बाजारों से हुई कमाई जनरल कामों पर खर्च नहीं होगी। बिल्कुल, वो पैसा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट या मेंटेनेंस में ही लगाना होगा। और जो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका क्या? जो सरप्लस ट्रांसफर नहीं हुआ, उसे भी निष्क्रिय नहीं रखा जाता। उसे राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड पब्लिक सिक्योरिटीज में, जैसे सरकारी बॉन्ड्स वगैरह में, या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर उसे किसी निर्धारित शेड्यूल्ड बैंक में ब्याज पर जमा भी करा सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट से जो भी फायदा या नुकसान होगा, वो वापस उसी खाते में क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और कुछ फंड्स को बचाता भी है। हाँ, एक तरह से दोनों बातें हैं। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पर, बजट। धारा 87 नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करने यानी प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट की प्रक्रिया बताती है। ये कैसे होता पूरा काम? देखिए, बजट तो किसी भी संस्था के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रीढ़ होता है। तो यहाँ मुख्य नगर पालिक अधिकारी सीएमओ की जिम्मेदारी है कि वो हर साल 15 जनवरी से पहले अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, एक बजट एस्टिमेट तैयार करे। ये एक अनुमान होता है कि अगले साल नगर पालिका को अलग अलग स्रोतों से कितनी इनकम होने की उम्मीद है और किन किन मदों में कितना खर्च होने का अनुमान है। सिर्फ आय व्यय का अनुमान नहीं, इसके साथ ही एक इस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल भी तैयार किया जाता है, जिसमें स्टाफ की सैलरी वगैरह का ब्यौरा होता है। और ये पूरा बजट एस्टिमेट नगर पालिका की मीटिंग में रखने से पहले फाइनेंस कमेटी से अप्रूव होना जरूरी है। फाइनेंस कमेटी का रोल अहम है यहाँ। जी, बजट में सारी अनुमानित आय और व्यय को अलग अलग अकाउंट हेड्स के तहत साफ साफ दिखाया जाता है। यहाँ एक खास बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके लिए बजट में प्रावधान करने से पहले राज्य सरकार का प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। कौन से प्रस्ताव? इनमें शामिल है कोई नई पोस्ट बनाना या किसी खाली पोस्ट को भरना, कोई नई गाड़ी खरीदना, कोई अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना, किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को ग्रांट देना, या ऐसा कोई और मामला जो राज्य सरकार खास तौर पर बता दे। ये एक तरह का कंट्रोल राज्य सरकार ने रखा है। बजट में ये भी बताया जाता है कि अगले साल कौन कौन से टैक्स, सरचार्ज, सेस और फीस किस रेट पर लागू होंगे, और अगर अगले साल कोई लोन लेने का प्लान है तो उसकी अनुमानित रकम भी बजट में बताई जाती है। और ये पेश कब होता है? अध्यक्ष जो है, चेयरपर्सन, वो इसे हर साल 31 जनवरी तक या उसके बाद जो भी तारीख एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करे उस पर नगरपालिका की बैठक में रखते हैं। और फिर नगरपालिका को इसे हर साल 15 फरवरी से पहले पहले पास करना होता है। बजट का फॉर्मेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये सब नियमों में तय होता है। बजट एस्टिमेट के बारे में तो फाइनल मोहर कौन लगाता है? क्या नगरपालिका ने जो पास कर दिया वही फाइनल है? पहले तो नगरपालिका खुद उस पर विचार करती है। वो उसमें अगर कोई बदलाव करना चाहे तो कर सकती है, और फिर हर साल 15 फरवरी तक उसे अडॉप्ट करती है, मतलब अपना लेती है। फिर इसके बाद इस स्वीकृत बजट की एक कॉपी डायरेक्टर लोकल बॉडीज के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाती है। अब यहाँ राज्य सरकार की भूमिका आती है। अगर राज्य सरकार को बजट देखने के बाद लगता है कि नगरपालिका के हित में इसमें कोई परिवर्तन करना जरूरी है, तो वो ऐसा परिवर्तन करने का निर्देश, डायरेक्शन दे सकती है। और ये निर्देश नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा।
मतलब नगरपालिका को वो बदलाव करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ राज्य का कंट्रोल दिखता है। हाँ, ये प्रावधान एक तरह से राज्य सरकार के निरीक्षण, ओवरसाइट और नगरपालिका की अपनी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हालांकि जमीन पर यह संतुलन कितना कारगर है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। क्या एक बार बजट पास हो गया तो फिर साल भर उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता? मान लीजिए कोई नई जरूरत आ जाए अचानक, या किसी मद में पैसा कम पड़ जाए। धारा 89 बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, पावर टू ऑल्टर बजट ग्रांट के बारे में है। नहीं, बजट कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। हालात बदलते रहते हैं। इसीलिए धारा 89 नगरपालिका को फाइनेंशियल ईयर के दौरान बजट ग्रांट्स में बदलाव करने की पावर देती है। नगरपालिका टाइम टू टाइम क्या कर सकती है? किसी हेड के तहत ग्रांट की रकम बढ़ा सकती है। किसी स्पेशल जरूरत के लिए एडिशनल ग्रांट दे सकती है। एक हेड से पैसा निकालकर दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकती है। अच्छा, रीअप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं। हाँ, वही। और क्या किसी हेड के तहत ग्रांट की रकम घटा भी सकती है। लेकिन इस पावर के इस्तेमाल पर एक जरूरी कंट्रोल है। ऐसा कोई भी बदलाव करने के लिए फाइनेंस कमेटी की सिफारिश, रिकमेंडेशन जरूरी है। फिर से फाइनेंस कमेटी? जी, ये सुनिश्चित करता है कि बदलाव मनमाने ढंग से ना हो, बल्कि एक समिति के विचार विमर्श के बाद ही किए जाएं। चलिए, अब हम एक ऐसी धारा पर आते हैं जो, जैसा कि उपलब्ध नोट से पता चल रहा है, शायद मूल अधिनियम में नहीं थी और बाद में जोड़ी गई। धारा 89A। यह है नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन, यानी फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज फंड फॉर अर्बन पुअर। ये क्या है और इसे क्यों जरूरी समझा गया? जी हाँ, आप सही कह रही हैं। ये धारा बाद में जोड़ी गई है और नोट्स के अनुसार ये 24 अक्टूबर 2011 से लागू हुई है। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो गंदी बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, उनके निवासी और जो दूसरे शहरी गरीब लोग हैं, उनको बुनियादी नागरिक सुविधाएं, बेसिक सिविक सर्विसेज उपलब्ध कराना। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके तहत हर नगर पालिका को अपने सालाना बजट अनुदान का कम से कम 25% हिस्सा या उतनी रकम जो राज्य सरकार तय करे, इस खास फंड के लिए अलग रखना, एलोकेट करना अनिवार्य है। 25%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, कम से कम 25%। और इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर इस फंड का पैसा किसी फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं हो पाता है, तो वो लैप्स नहीं होता, मतलब बेकार नहीं जाता। बची हुई रकम अगले साल के बजट में जुड़ जाती है और उसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहती है। ये नॉन लैप्सेबल फंड है। ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। पैसा आएगा कहाँ से इसमें? इसके स्रोत भी बताए गए हैं। इसमें पैसा आएगा नगर पालिका के अपने रेवेन्यू से, जैसे टैक्स, फीस, किराया वगैरह। राज्य सरकार से जो रेवेन्यू मिलता है, असाइन्ड रेवेन्यूज, उससे। सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो पैसा मिलता है, उससे। कोई दान देना चाहे, डोनेशन, उससे। बाहर से सहायता प्राप्त कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे मिले अनुदान से। नगर पालिका की कोई संपत्ति बेची, उससे हुई कमाई से। और अगर नगर पालिका कोई और स्रोत तय करे तो उससे भी। हाँ। और इसका हिसाब किताब इस फंड को एक नेशनलाइज्ड बैंक में खोले गए एक अलग खाते, सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है, जिसका नाम ही होता है नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि। इसके लिए अलग से अकाउंट बुक्स भी मेंटेन की जाती हैं और इसका पूरा ब्यौरा नगरपालिका के एनुअल बजट के साथ अटैच किया जाता है। तो ये दिखाता है कि शहरी गरीबों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए एक डेडिकेटेड और सुरक्षित फाइनेंशियल व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर हमने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 5 की मुख्य बातों को समझा। ये अध्याय नगरपालिकाओं के फाइनेंस, पैसे आने के स्रोत जैसे राज्य वित्त आयोग, सरकारी अनुदान, फिर वो जो नगरपालिक निधि है उसका मैनेजमेंट, बजट कैसे बनेगा, कैसे पास होगा, खर्च पर क्या कंट्रोल रहेगा, उसके क्या अपवाद होंगे, और यहाँ तक कि शहरी गरीबों के लिए एक अलग समर्पित फंड बनाने तक की एक पूरी विस्तृत रूपरेखा देता है ये अध्याय। जी, और इस सब पर विचार करते हुए एक सवाल शायद मन में आता है, ये जो पूरा कानूनी ढांचा हमने देखा, जिसमें राज्य सरकार का एक तरह का निरीक्षण भी है, जैसे बजट बदलने की शक्ति है या खास कामों के लिए फंड तय करने की शक्ति है, और दूसरी तरफ नगरपालिका की अपनी स्वायत्ता भी है, जैसे बजट बनाना, खर्च करना, फंड इन्वेस्ट करना, तो इनके बीच जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, वो जमीनी हकीकत में, प्रैक्टिकल में कैसे काम करता होगा?
क्या ये ढांचा वाकई फाइनेंशियल डिसिप्लिन सुनिश्चित कर पाता है और साथ ही जो लोकल ज़रूरतें हैं उन पर तुरंत एक्शन लेने की सहूलियत भी देता है, या कभी-कभी ये प्रक्रियाएं, ये नियंत्रण बाधा भी बन जाते हैं? ये सोचने का एक बिंदु है कि कानून जो कहता है और व्यवहार में जो होता है उसमें कितना तालमेल बैठ पाता है। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।